वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई डिबुक मूवी को लेकर आया हूँ। एक्चुअली ये मूवी एक मलयालम मूवी की रीमेक है और उस मूवी का नाम है इजरा। मैं उस मूवी को एक्सप्लेन करने ही वाला था, इसी दरमियान में इमरान भाई साहब ने इस मूवी की रीमेक कर दी। खैर अब न्यू मूवी है तो लाना ही पड़ेगा। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी वन टाइम वॉचेबल जरूर है, थोड़ी एंशियंट रिचुअल स्टोरी है और फाइनल में जाकर एक ट्विस्ट भी है। ओवरऑल से एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही हमें ये दिखाया जाता है कि मॉरिशस के आखिरी यहूदी जिसका नाम होता है मोशे बिन अशर, उसकी मौत हो चुकी है। मोशे की मौत एक बहुत बड़ी खबर है। काफी सारे बड़े बड़े हस्ती इनको देखने के लिए आते हैं क्योंकि मोशे एक बहुत बड़े राइटर थे और इसी तरह इस आइलैंड के आखिरी यहूदी भी। इसी दरमियान में एक एंटिक चीजों को खरीदने वाला बंदा यहाँ पर आता है। अब मोशे बहुत ही पुराना यहूदी था। मोशे के घर में काफी सारे एंटिक पीसेस थी। ये बंदा सोचने लगता है कि इसकी तो लॉटरी लग गई और इसी एंटिक पीस में एक बड़ा वाला बॉक्स भी होता है। खैर जो भी हो, ये बंदा उस सारे एंटिक पीसेस को खरीद लेता है। दूसरे सीन में हमारे हीरो और हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है। हीरो का नाम है सैम आइजैक और बंदी का नाम होता है माही। और फिलहाल ये दोनों मॉरिशस जाने वाले हैं क्योंकि सैम की पोस्टिंग वहीं पर हुई है। माही बेचारी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि ये अपने घर अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है। सैम माही को समझाने लगता है सिर्फ 2 साल की तो बात है। इस तरह से ये दोनों मॉरिशस शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरफ उस एंटिक दुकान में मसूद नाम का एक वॉचमैन रहता है। आधी रात होने के बाद उस बॉक्स में से कुछ खुसर फुसर की आवाजें सुनाई देने लगती है। मसूद उस बॉक्स की चाबी लेकर उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करता है। तभी इसके पीछे का शीशा ब्रेक होने लगता है, टूट जाता है और इसी तरह उस दुकान में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। सारी चीजें अपने आप हिलने लगती है। थोड़ी देर बाद एक अजीब की एंटिटी आकर मसूद को मार देती है। दूसरे दिन मसूद की खबर पुलिस वालों को पता चलती है और इस पुलिस वाले का नाम है रियाज। उस दुकान को चेक करने पर पुलिस को ये बात पता चलती है इस दुकान के सामने और पीछे का दरवाजा दोनों क्लोज थे और इस दुकान में कोई चोर आया इसके भी एविडेंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मसूद की बहुत बुरी तरह से मौत हो चुकी होती है। मसूद की हाथ पैर की सारी हड्डियां घूम चुकी होती है। खैर अब सैम के बारे में बात करें तो सैम जैकी नाम के एक न्यूक्लियर हब में काम करता है एज ए वाइस प्रेसिडेंट की तरह। अब जहाँ पर न्यूक्लियर की बात आती है ऑफकोर्स वहाँ पर जहरीले गैस केमिकल्स होते हैं। उन सारे चीजों को एक सेफ प्लेस में स्टोर करना चाहिए। जरा सा लीकेज हुई सारा गाँव बर्बाद। इसीलिए सैम ने 3 लेवल सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया है। पहला दरवाजा इसके आईडी कार्ड से ओपन होता है, दूसरा दरवाजा इसके वॉइस के जरिए से और फाइनल दरवाजा इसके फेस के जरिए से। और ये सारे सिक्योरिटी सिस्टम सैम के हाथों में ही होते हैं। ये तीनों सिक्योरिटी लेवल्स को ओपन करने के बाद ही ये लोग न्यूक्लियर स्टोरेज रूम में जा सकते हैं। खास बात सैम का सुपीरियर कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला है और सैम को पुलिस ऑफिसर रियाज का नंबर देता है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उससे कांटेक्ट कर लेना। सारा काम खत्म करके सैम अपने घर वापस आता है और स्टार्टिंग में माही यहाँ का माहौल एडजस्ट नहीं कर पाती। खैर अब जहाँ पर इमरान भाई साहब है वहाँ पर चुम्मा चाटी जरूरी है। सैम भाई साहब माही को इस माहौल में एडजस्ट करवाते हैं। खैर दूसरे दिन जब सैम और माही ये दोनों वॉकिंग के लिए बाहर जाते हैं, ये कुत्ता माही को बहुत लाइक करने लगता है। वो कुत्ता माही के पास आता है और इस कुत्ते का ओनर भी इंडियन होता है और ये लोग भी सैम के नेबर्स होते हैं। इस तरह से इन लोगों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब सैम के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो सैम एक अनाथ है। फादर गैब्रियल इसका गार्डियन है और फादर गैब्रियल कुछ दिनों बाद सैम से मिलने के लिए मॉरिशस आने वाले हैं। इस तरफ माही उस एंटिक दुकान के पास जाती है कुछ अच्छी चीजें खरीदने के लिए। वहाँ पर माही काफी सारी चीजों को देखती है लेकिन इसे कुछ भी पसंद नहीं आता सिवाय उस बॉक्स के जिसमें खुसर फुसर की आवाजें आती है। माही इस बॉक्स को खरीदकर अपने घर लाती है और इसी बॉक्स के पास इसकी चाबी होती है। माही फटाक से उस बॉक्स को ओपन कर देती है। इस बॉक्स में चेक करने पर माही को एक लाल लिक्विड नजर आता है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये खून है। हाउ डिस्गस्टिंग। शुक्र है इसने वाइन समझकर पिया नहीं। उसी बॉक्स में कुछ हेयर भी होते हैं। तभी माही को उस बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा कैप नजर आता है। अब हमारी हीरोइन को तो छोल मचनी ही मचनी है। माही उस बॉक्स के कैप को ओपन करती है। तभी एक आत्मा उस होल से बाहर आकर माही पर पोजेस हो जाती है। माही के शरीर में एंटर हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सैम वापस अपने घर आता है तो माही कुछ अजीब सी लगने लगती है। सैम से कहने लगती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। खैर सुबह होने के बाद माही सैम की बातों को इग्नोर करते हुए उस बॉक्स से चिपकी हुई रहती है। जब सैम काम पे चला जाता है तो माही के साथ कुछ अजीब से हॉरर इंसिडेंट्स पेश आते हैं।
माही को बार बार एक लड़की नजर आने लगती है। बेचारी माही डर के मारे सैम के ऑफिस जाती है और सारी बात समझाती है, लेकिन सैम माही की बातों पर यकीन नहीं करता। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि माही का पहले मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से माही थोड़ी डिस्टर्ब है। सैम माही को समझाने लगता है कि शायद वो तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा। खैर रात होने के बाद जब सैम और माही ये दोनों सो रहे होते हैं, सैम को अपने घर में किसी की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। सैम यही चेक करने के लिए अपने घर के ऊपर वाले कमरे में जाता है, लेकिन सैम को कोई भी नजर नहीं आता। इसी दरमियान बेचारा सैम छत के ऊपर से नीचे गिर जाता है, थोड़ा जख्मी होता है। दूसरे दिन सैम रियाज को बुलाकर यही बात बताने लगता है कि शायद कल कोई चोर मेरे घर में घुस आया है, मैंने किसी दौड़ने की चलने की आवाज सुनी है। रियाज यही बात माही से पूछने लगता है कि आपने भी ऐसे कोई आवाजें सुनी? सैम रियाज से कहने लगता है इसने तो मेरे गिरने तक की आवाज भी नहीं सुनी, पता नहीं 2 दिनों से ये घोड़े बेच के सो रही है। खैर दूसरे दिन फादर गैब्रियल मॉरिशस आता है सैम से मिलने के लिए। जब फादर सैम के घर में आता है तो इसको कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। फादर को ऐसा लगता है कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब जिस वक्त माही अकेली होती है उस वक्त इसके साथ हर इंसिडेंट्स पेश आते हैं। उस वक्त माही अपने ऊपर वाले कमरे में बेहोश होती है। सैम और फादर ये दोनों माही को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। रात होने के बाद फादर सैम से उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है कि उस बॉक्स को किसने ओपन किया। सैम कहने लगता है माही ने। तब जाके फादर सैम को उस बॉक्स की असलियत बताने लगता है कि वो कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है, वो एक डी बुक है। पुराने जमाने में यहूदी कुछ रिचुअल्स का इस्तेमाल करके डिससैटिस्फाई आत्माओं को एक बॉक्स में बंद किया करते थे और उसी बॉक्स को हम डी बुक कहते हैं। ऐसे डी बुक बॉक्स किसी भी हालत में ओपन नहीं करना चाहिए। वो आत्मा उस बॉक्स से बाहर आकर किसी भी शरीर को पोजेस कर सकती है। शायद माही अब पोजेस्ड है। फादर इस बॉक्स को चेक करने पर इस बॉक्स के ऊपर हिब्रू लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। फादर इस बॉक्स के पिक्चर्स एक प्रोफेसर को सेंड करता है इस बॉक्स के ऊपर जो लिखा है उसका ट्रांसलेट करने के लिए। वो प्रोफेसर फादर को रब्बाई बेन्यामिन नाम के एक बंदे के बारे में बताता है, वही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। सैम फौरन रीयूनियन आइलैंड जाता है रब्बाई से मिलने के लिए। अपने घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी बातें रब्बाई को सुनाता है। रब्बाई सैम से कहने लगता है डी बुक में जो आत्मा होती है वो ऐसे ही किसी शरीर को पोजेस नहीं कर सकती। ये आत्माएं ऐसे शरीर में एंटर होती है जिनकी आत्मा सही से जुड़ी नहीं होती, अलाइन नहीं होती, जैसे नवजात शिशु या तो फिर कोई मेंटल इलनेस का बंदा। तभी यहाँ पर एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है मार्कस, जो शायद रब्बाई का मुंह बोला बेटा होता है। तभी माही सैम को कॉल करके एक गुड न्यूज सुनाती है कि ये माँ बनने वाली है। और ऑफ कोर्स ये बात रब्बाई सुन लेता है। रब्बाई सैम से कहने लगता है कि सच में उस डिबुक में किसी की आत्मा थी और वो आत्मा तुम्हारे बच्चे पर पोजेस्ड है, क्योंकि छोटे बच्चों की आत्मा उनके शरीर से जुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है और जो कोई भी बंदा एक्सोर्सिज्म से उस शरीर से उस आत्मा को निकालने की कोशिश करेगा वो आत्मा उस बंदे को मार देती है। सैम रब्बाई से इसका हल पूछा तो रब्बाई सैम को किसी जगह पर आने के लिए कहता है, लेकिन दूसरे ही दिन सैम को ये बात पता चलती है कि रब्बाई की मौत हो चुकी है और रब्बाई को मारने वाला ऑफकोर्स वो आत्मा होती है। उसके बाद सैम मार्कस से जा मिलता है और उससे कहने लगता है अगर हम माही का अबॉर्शन कर दे तो माही के बॉडी से वो आत्मा जा सकती है ना। मार्कस कहने लगता है ऐसा करने से माही की जान को खतरा हो सकता है। जो कुछ भी करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि माही के पेट में कौन सा जेंडर का बच्चा है और उस डिबुक में जो आत्मा है उसका मकसद क्या है। तब तक हमको इंतजार करना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए मार्कस सैम को एक लॉकेट देता है उसकी रक्षा करने के लिए और उसी तरह सैम से ये भी कहता है कि घर में जो कोई भी रिफ्लेक्शन की चीजें हैं वो सारी चीजें हटा दो, जैसे मिरर वगैरह, क्योंकि जहाँ पर ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। सैम भाई साहब अपने घर आकर अपने घर के सारे मिरर्स को तोड़ने लगते हैं। अरे भाई साहब निकाला भी तो जा सकता है ना, तोड़ने की क्या जरूरत है? न मतलब इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दिस? खैर देखते ही देखते 7 या 8 महीने गुजर जाते हैं। वही दूसरी तरफ मार्कस अपने प्रिपरेशन करते रहता है, मतलब वो डिबक क्या चीज है, किस तरह से उस आत्मा को शरीर से जुदा कर सकते हैं। खैर एक दिन जब सैम और माही ये दोनों वॉक पे जा रहे होते हैं तो इनका पड़ोसी का कुत्ता माही को देखकर इस पर भौंकने लगता है। पहले तो ये कुत्ता माही को देखकर बहुत लाइक करता था, लेकिन अब ये कुत्ता माही के ऊपर टूट पड़ने लगता है। रात होने के बाद सैम ये देखता है कि इसके बगल में माही नहीं है। सैम अपना सारा घर छान मार लेता है, लेकिन माही वहाँ पर नहीं होती। माही को ढूंढने के लिए सैम अपने घर से बाहर जाता है। कुछ दूर आने के बाद सैम ये देखता है कि माही एक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर चल रही है। माही की एक हाथ में खून से भरा हुआ थैला होता है और दूसरे हाथ में वो लॉकेट जो मार्कस ने सैम को दिया था। सैम माही को बुलाने लगता है, लेकिन माही सैम से छुपन छुपाई खेलने लगती है। इसी दरमियान में तभी मार्कस माही के सामने आता है। माही को देखकर ये पहचान लेता है। मार्कस हिब्रू भाषा में माही से सवाल करने लगता है क्या नाम है तुम्हारा? माही कुछ अजीब सी आवाज में
में मार्कस से कहने लगती है, मेरा नाम इज़रा है और तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए। यह सुनने के बाद मार्कस माही के माथे पर अपना अंगूठा रखकर उसे बेहोश कर देता है और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि माही के हाथ में जो थैला होता है उस थैले में उस कुत्ते का सर होता है। मतलब माही ने उस कुत्ते को मार दिया। खैर घर आने के बाद मार्कस सैम से ये पूछने लगता है कि माही ने इस डिबुक बॉक्स को कहां से लिया था। सैम मार्कस को उस दुकान का पता बताता है। मार्कस उस दुकान वाले के पास जाकर इस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। वो दुकान वाला बंदा मार्कस से कहने लगता है कि इसने इस बॉक्स को मोजे के घर से लिया था और हर एक डिबुक के साथ एक बुक होती है, उसमें उसका राज छुपा होता है। उस किताब को ढूंढने के लिए मार्कस मोशे के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ रहता है, किसी को भी यहाँ पर नॉट अलाउड है। एक बच्चा मार्कस को रोक लेता है, लेकिन मार्कस उस बच्चे को कुछ पैसे देता है। घर के अंदर आने के बाद मार्कस काफी सारी किताबों को ढूंढने लगता है। काफी सारे बुक्स छानबीन करने के बाद फाइनली मार्कस को उस डी बुक की किताब मिल जाती है, लेकिन तभी मार्कस के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आते हैं। वो आत्मा मार्कस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्कस किसी भी तरह करके वहाँ से बच निकलता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात इलॉजिकल लगी। रब्बाई ने क्या कहा था कि वो आत्मा उसी शरीर के अंदर दाखिल हो सकती है जिसकी आत्मा ठीक से जुड़ी नहीं हो। अब यहाँ पर मार्कस ने जिस बच्चे को पैसे दिया था अंदर आने के लिए, क्या वो दूध पीने वाला बच्चा था क्या? सो इसके लिए RIP लॉजिक। खैर इसके बाद मार्कस उस किताब को किसी जगह पर लाकर उसकी कहानी पढ़ना शुरू करता है। 1961 महबत नाम के गाँव में इज़रा नाम का एक यहूदी लड़का रहता था। इज़रा नूरा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और नूरा एक क्रिश्चियन थी। इज़रा का फादर याकूब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसी के साथ साथ याकूब कब्बला नाम का एक रिचुअल का एक्सपर्ट था। याकूब का मानना था कि इस रिचुअल से बहुत सारे मिराकिल्स कर सकते हैं। अरे भाई याकूब इतना ही एक्सपर्ट था तो अपने सर पर बाल उगा लेता। खैर और कुछ दिन गुजरने के बाद नूरा इज़रा की बच्चे की माँ बनने वाली होती है। इज़रा अपनी और नूरा की बात याकूब को जाके बताने लगता है, लेकिन याकूब इन दोनों की रिश्ते को मना कर देता है क्योंकि नूरा एक क्रिश्चियन है और ये लोग एक यहूदी। इसलिए याकूब अपने बेटे को एक छोटे से आइलैंड में ही रख देता है। इज़रा को वापस महबर्ग नहीं लाता। हर रोज बेचारी नोरा समंदर के किनारे जाकर इज़रा का इंतजार करती रहती थी, लेकिन इज़रा नहीं आया। नोरा प्रेग्नेंट है ये बात नोरा के माँ बाप को पता चलती है। उसके माँ बाप नोरा को एक कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन नोरा इज़रा का नाम नहीं लेती। बहुत दिन गुजरने के बाद एक दिन इज़रा नोरा के लिए लेटर लिखकर अपने नौकर के हाथ भिजवाता है और इस खत में ये लिखा हुआ रहता है कि नोरा तुम मुझे भूल जाओ, हमारा मिलन नहीं हो सकता। ये खत पढ़ने के बाद बेचारी नोरा अपने आप को फांसी लगा लेती है। एक दिन नोरा के कमरे में नोरा के फादर को इज़रा का वो खत नजर आता है और ये लोग ये समझने लगते हैं कि नोरा के मरने की वजह इज़रा ही है। उसी आधी रात को याकूब अपने बेटे को अपने घर वापस लाता है। गांव वाले बहुत ही दिनों से इज़रा का इंतजार करते रहते हैं। सारे गांव वाले याकूब की कार को रोककर इज़रा को बहुत मारने पीटने लगते हैं। बेचारा इज़रा बहुत जख्मी हो जाता है। डॉक्टर से इज़रा का चेकअप कर याकूब से कहने लगते हैं इज़रा के जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन इज़रा पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा। यह सुनने के बाद याकूब ठान लेता है कि याकूब इन गाँव वालों से बदला लेगा। इसलिए याकूब कबला के रिचुअल का इस्तेमाल करता है। याकूब अपने बेटे को मार के उसकी आत्मा को एक बक्से में बंद कर देता है। याकूब इस बक्से के साथ साथ एक कर्ज को भी ऐड करता है और वो श्राप ये है कि जिस दिन मॉरिशस का आखिरी यहूदी मरेगा उस वक्त इज़रा की आत्मा एक ऐसे शरीर में प्रवेश करेगी जो सारे आइलैंड को बर्बाद करने के काबिल होता है। कबला रिचुअल का एक रूल होता है, ये रिचुअल करने के बाद बॉडी को दफनाया नहीं जा सकता। इसलिए याकूब इज़रा की लाश को समंदर में फेंक देता है और वो भी लाइट हाउस के 8 किलोमीटर बाद। दुनिया को दिखाने के लिए याकूब एक पुतले को दफना देता है। हर इज़रा की सारी कहानी जानने के बाद मार्कस फादर को ये सारी बात बताता है। दूसरे दिन रियाज सैम के घर आता है और उस वक्त सैम, माही, फादर अपने घर में नहीं होते। एक्चुअली सैम की पड़ोसी ने अपने कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई होती है। उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रियाज सैम के घर आता है। यहाँ आने के बाद रियाज उस बॉक्स को देखता है और यही बॉक्स उसने उस एंटीक दुकान में देखा था। जब फादर गैब्रियल वापस घर आता है तो फादर रियाज को सारी बात बता देता है कि वो बॉक्स एक डीबुक है और उसमें एक आत्मा है जो माही को पोजेस कर चुकी है। थोड़ी देर बाद मार्कस फादर और रियाज के पास आता है और इन दोनों से कहने लगता है कि यहूदियों की किताब में एक डे होता है जिसमें हर एक की तकदीर लिखी जाती है और मार्कस उसी दिन माही का एक्सोर्सिज्म करना चाहता है ताकि माही के अंदर जो आत्मा है वो बाहर निकल जाए। लेकिन इससे पहले किताब में जो कहानी है उसे कंफर्म करना होगा। इसके लिए मार्कस और रियाज ये दोनों कब्रिस्तान जाते हैं इज़रा की खबर को देखने के लिए। जब ये दोनों इज़रा की कब्र को ओपन करते हैं तो इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि उस कब्र में एक पुतला है, ना कि इज़रा की लाश। उसके बाद जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं फादर गैब्रियल मार्कस को कॉल करके ये कहता है कि जिसका डर था वही हुआ।
हुआ, तुम फौरन न्यूक्लियर हब पहुँचो। दूसरे सीन में हम सैम को देखते हैं जो आधी रात को अपने ऑफिस जाता है, लेकिन तब भी वहाँ पर सैम का हायर ऑफिसर और रियाज आकर सैम को बेहोश कर देते हैं। जब सैम अपनी आंखें खोलता है तो एक चेयर से बंधा होता है और उसी तरह इसके सामने काफी सारे लोग खड़े होते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें कुछ ट्विस्ट देखने को मिलता है। जिस दिन माही अपने घर से बाहर गई थी चुड़ैल की तरह मुंह उठा के, ऑफकोर्स उस दिन सैम भी माही के पीछे था। सो उस दिन माही सैम को उसके न्यूक्लियर हब लाती है। यहाँ आने के बाद माही के अंदर जो इज़रा की आत्मा थी वो माही के बॉडी से निकलकर सैम के अंदर चली जाती है और उसी वक्त ऑफकोर्स मार्कस आया था। तो उस वक्त मार्कस को जवाब देने वाला भी सैम ही था, ना ही के माही। और डीबक का कर्ज क्या था कि जब मॉरिशियस का आखिरी यहूदी मरेगा, ये आत्मा उसके बॉडी में प्रवेश करेगी जिसके हाथ में इस एलन को तबाह करने की ताकत हो। जब माही ने उस बॉक्स को ओपन किया था, इज़रा की आत्मा माही के अंदर चली गई और माही को जो लड़की नजर आ रही थी वो और कोई नहीं नोरा होती है। नोरा माही को रोक रही थी उस बॉक्स को ना ओपन करे। अब सैम न्यूक्लियर हब का वाइस प्रेसिडेंट है। सैम कुछ बटन दबाकर इस सारे एलन को बर्बाद कर सकता है। अब इज़रा की आत्मा सैम के बॉडी के अंदर कैसे दाखिल हुई? अब रब्बाई ने क्या कहा था, जिसका दिमाग सही नहीं होता डिबुक की आत्मा उसके बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी। सैम जब छोटा बच्चा था एक कार एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की मौत हो गई। उस वक्त बेचारा सैम बहुत डिप्रेस हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। फादर गैब्रियल ने इसको अपने पास रखा। सैम की दिमागी संतुलन ठीक करने के लिए उसको काउंसलिंग दिया गया। जब माही के अंदर वो आत्मा प्रवेश किया था, माही कुछ अजीब सी बिहेव करने लगी। माही के बारे में सोचते हुए सैम डिप्रेस होने लगा। सैम का दिमाग कमजोर हो जाने की वजह से इज़रा की आत्मा सैम के बॉडी के अंदर प्रवेश कर गई, सैम के हाथों अपना मकसद पूरा करने के लिए। मार्कस को ये बात ऑलरेडी पता थी, लेकिन मार्कस सैम के सामने इस तरह से एक्ट किया जैसे इज़रा की आत्मा माही के अंदर ही हो। सारे लोग मिलकर सैम को ट्रैप कर लिया और आज इसे एक्सोर्सिज्म करने के लिए बिठा दिया। खैर एक्सोर्सिज्म के दौरान मार्कस सैम के रिलेटेड कुछ चीजें उस बॉक्स में डालने के लिए कहता है ताकि सैम की विल पावर स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद मार्कस 10 और यहूदियों को बुलाकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान इज़रा बहुत हंगामा खड़ा करता है, चारों तरफ एसी फैन वगैरह चलने लगती है। खैर किसी भी तरह करके मार्कस इज़रा की आत्मा को उसी बक्से में बंद कर देता है। उसके बाद मार्कस और रियाज ये दोनों समंदर में जाकर जहाँ पर इज़रा की लाश फेंकी गई थी उसी जगह पर जाकर इस बॉक्स को भी फेंक देते हैं ताकि ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसके बाद सैम और माही को एक लड़का पैदा होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।